So we are going to start a very new chapter, chapter number 4, chemical bonding and molecular structure। और कोई भी कंपटीशन हो इंडिया में, चाहे वो जेई हो या वो नीट हो या सीवीटी होगा, जो भी कंपटीशन आप दोगे, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन ना हो ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, या यूँ कह लो कि ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। नहीं कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर जो आपकी लगभग पूरी केमिस्ट्री संभाल के रखता है, राइट। देखो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो वर्ड आ रहा है, इसमें सबसे जो पहला वर्ड है केमिकल बॉन्डिंग, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल बॉन्ड? सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, तो केमिकल मतलब यहाँ पे किस चीज़ से हम लोग बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इकट्ठे हो रखे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल बॉन्ड? तो आपकी एनसीईआरटी ब्लैक हेडिंग से बहुत अच्छा वर्ड देती है, द एट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम्स हों या आयंस हों, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड के बनने के पीछे बहुत सारी थ्योरी है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग करते जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती है या कैसे बनाती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटा याद रहे, कोई भी स्पीशी अगर केमिकल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि वो स्टेबल होना चाह रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, हम लोग किसी से बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा उसके साथ चीज़ें जो है बात करके हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब तुम किसी से बॉन्ड बनाते हो तो क्यों बनाते हो? क्योंकि तुम्हें बात करके अच्छा लगता है ना। हालांकि कई बार फिर डिपेंड भी करता है, एनर्जी कहीं ज़्यादा रिलीज हो जाती है, कहीं कम रिलीज होती है, वो केस अलग होता है। लेकिन कुल मिला के स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड बनाई जाता है। शुरुआत में तो यही सोचते हैं ना, बाद में तो वही पता है हम सबका कटना है, हम सब पता, कोशिश तो है, कोशिश क्या कर रहे हो कि स्टेबल हो जाए हम लोग इसके साथ, रिएक्ट विदाउट एनी कैटलिस्ट। हाँ, इंटरप्शन बोलो, कैटलिस्ट होगी तो रिएक्शन जल्दी होगी। वेल, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। जब भी हमारे पास बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। कई जगह पे लिखा है भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बड़ी दुविधा थी रिलीज और एब्जॉर्ब में। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई केमिकल बॉन्ड को बनने से पहले, मतलब जब तक ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले भाई कब बॉन्ड बन रहा है, कब बॉन्ड रिलीज हो रहा है, कोई एक डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं थी। लेकिन इस चैप्टर ने आपकी वो सारी दूरी जो कमियां थी वो दूरी कर दी। इसने साफ साफ यहाँ पे एक नीचे लाइन में दे रखा है, यहाँ पर देखिए, एवरी सिस्टम टेंड, सबसे लास्ट लाइन फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट पेज की, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल एंड बॉन्डिंग इज नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। क्या बोला इस लाइन? कोई भी सिस्टम है अगर उसमें बॉन्ड बन रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। इसने यहाँ पे रिलीज एब्जॉर्ब कहानी छोड़ दी। उसने बोला कोई भी सिस्टम अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि इट इज द वे ऑफ अटेनिंग स्टेबिलिटी। तो कोई भी मॉलिक्यूल आप लोगों के पास अगर आएगा तो आप लोग उसे पूछेगा कि भाई इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, कि मान लो एक की एनर्जी 30 किलो जूल दे दी, एक की 40 दे दी, एक की 50 दे दी, एक की 60 दे दी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारे पास? 30 वाला। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, माइनस लगा दूं सब में, -60। तो यहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ समझ में आती है? कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड बनाता है। लोअर द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेट। वेल, एनर्जी भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो याद रहे, कई बार ऐसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर है, फिर फंस जाओगे। तो याद रहे, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में बात करी जाती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछेगा फिर आपके पास ये आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। जो आप आंसर दे रहे हो किसकी टर्म्स में दे रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो जनरली आप लोगों के पास इतना घुमा के फिरा के नहीं पूछेगा, ये पूछेगा अगर पूछा तो इस लाइन का मतलब ये था जो आपको बताना चाह रहा है। बट सारी कहानी तो ये आती है, बॉन्ड बने कैसे यार, बन ही क्यों रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये सारी बातें बताने के लिए बहुत से साइंटिस्ट हैं। लेकिन
जो हमारे को पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो सबसे पहले कौन सी आती है? कोसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल और लुईस की क्या अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग के प्रति? अगर मैं इस चीज़ को एनसीईआरटी की भाषा में समझाना चाहूँ तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे समझ के चलिए कि कर्नल नाम की चीज़ है। क्या बोला उन्होंने? एक कर्नल नाम की चीज़ है। अब वो कर्नल हमारे पास क्या है? उसने बोला कि अगर किसी भी जगह पर न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन, तो उसको उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रक्चर नाम क्या नाम दिया उसने? कर्नल। तो कर्नल का मतलब न्यूक्लियस और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जब आप अभी और इसे डिफाइन उसमें पढ़ोगे तो आप कहोगे न्यूक्लियस विद द सी ऑफ, मतलब न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, राइट? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यार अब तुम्हें पता ही है ना कि हमारे पास एक हर एक एलिमेंट है उसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन कई जगह पर आपको दिख जाएगा कर्नल इज आल्सो डिफाइंड न्यूक्लियस विद द सी ऑफ इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर जो बात आई, जो आपके कौशल साहब ने बताई, वो क्या बता रहे थे? कर्नल और किसका है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो एटम हमें उन्होंने बताने की कोशिश करी, उसमें उन्होंने कहा कि इट इज सराउंडेड समथिंग लाइक क्यूब, इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश करी। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस, और आसपास इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहां पर उन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इस क्यूब के कॉर्नर पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, 281। तो उन्होंने Na का स्ट्रक्चर बनाते समय ये वाला पोर्शन तो कर्नल हो गया, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कोने पर बैठा होगा ऐसे एक। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ अपनी बात बतानी चाहिए। अब जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाते जाओगे उस पीरियड के, जैसे mg के में कहीं 2 आ जाएंगे, Al में 3 आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब ये कॉर्नर वाले पूरे 8 से फिल होंगे, यानी कि नोबल गैस। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट भी वो बोल रहा था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स भी नोबल गैस अचीव करना चाहते हैं, ईदर बाय गेनिंग और बाय लूजिंग। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है, उसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या आता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और ये रॉक सॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है ये किसी और का नहीं बेटा, आपका NaCl का ही रहता है। किसका रहता है? Na और Cl। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब इसका जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी में तो शायद नहीं दिया है, हाँ दे रखा है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आप खोलेंगे, अगर आप आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को खोलेंगे तो 3-4 पेज आगे कर दीजिएगा, तो आपको एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो Na बिल्कुल बीच में दिखा रखा है और Cl ने कॉर्नर वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा है कि Na और Cl ने आपस में बॉन्ड जो बना रखा है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की मदद से बना रखा है। और यहाँ पे सिर्फ एक Na और एक Cl थोड़ी है, आप देखो ना जितने भी आपके बीच में दिखा रखे हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं? Na के बॉन्ड हैं, Cl के भी बॉन्ड हैं। तो प्रेजेंट कहाँ पर है? लेकिन कॉर्नर्स पे, और उनके बीच में जो हमारे पास बॉन्डिंग अभी हम लोग समझेंगे। ये तो बस आपको कोसल का जो अप्रोच था मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी थी कि जब Na और Cl बॉन्ड बनाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे कॉर्नर के। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे Na ही हो, यहाँ पे Cl भी आ सकता है, पर हाँ बॉन्ड जनरली कॉर्नर वाले ही बनाएंगे और वो स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करेंगे। तो आप कौशल और लुईस थ्योरी पे आइए और यहाँ पर एक लाइन पढ़िए। लुईस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, और ब्रैकेट में से लिख रखा है द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया, ये पूरा कर्नल है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, एंड द आउटर शेल दैट could accumulate maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल उसने किस तरीके से दिखाई है? क्यूबॉइड की टाइप में उन्होंने दिखाई। दस द सिंगल, यहाँ पे यही दे रखा है आगे, इन द केस ऑफ नोबल गैस ऑल द 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड। यही चीज़ मैंने आपको बताई है आगे। फिर आगे कहता है
लुईस postulated that atoms achieve stable octet when they are linked by a chemical bond। तो साफ साफ इसने बोला कि स्टेबल ऑक्टेट कब अचीव कर पाते हैं, जब इनकी बॉन्डिंग भी होगी। देखो नोबल गैस में तो सारे के आठों पोजीशन ऑक्यूपाई हो, नोबल गैस तो एक्सेप्शन, लेकिन बाकी जो और एलिमेंट्स बचे वो स्टेबिलिटी कैसे बनाएंगे, जब वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड किससे बनाएंगे, इन्हीं से, जो आउटर मोस्ट शेल पे प्रेजेंट है इन्हीं से। अंदर वालों का बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक Cl2H2F2 शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, बट ये शेयरिंग कैसे होगी, ये अलग तरीके से होगी। इसको हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे जब हम लोग लुईस सिंबल का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। लुईस सिंबल हमारे पास अगला टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और लुईस साहब ने क्या बातें कही थी उस चीज़ को समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट है, क्योंकि हमें ये बात तो पता है कौशल और लुईस ने साथ ही काम कर रहे थे, मैं कह रहे हमें तो ये बात पता पड़ गई है कि जो भी एलिमेंट है आप लोगों के पास बनेंगे वो तब बनेंगे जब उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो हम लोग को पूरा एलिमेंट दिखाने की जरूरत है, हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिए गए हैं, Li का मतलब एक, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, B का मतलब दो, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल। तो ये जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ये सब किस चीज़ के हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ग्रुप को याद करते हुए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका ग्रुप वैलेंस, ग्रुप वैलेंसी। ठीक है, तो कॉसेल और रिलेशन की मतलब केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने क्या चीज़ बोली, इन अ पीरियोडिक टेबल, किसी भी पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। मतलब नोबल गैस से जस्ट पहले वाले कौन से हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हेलोजेंस है, और सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप में है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेसिकली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों को ही अचीव करना है। वरना देखो ना कैसे सेपरेट किया नोबल गैस, लिए जा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी करते हैं, यानी कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी। एग्जांपल के तौर पर Na के पास इलेक्ट्रॉन है 281, Na के पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 281, लेकिन यहीं पर आप लोगों के पास इसी ग्रुप के जो हमारे पास I का एलिमेंट है आपको दिख रहा है, Na के साथ हमारे पास कौन सा आएगा यहाँ पे, फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, 11 के बाद 17, 287 है ना। इन दोनों में अंतर बोलता है नोबल गैस से सेपरेट किया है। कैसे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,8, 2,8, लेकिन इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 2,8,7 तो नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 288। अंतर क्या रहा, यहाँ पर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं। 2,8 मतलब 10, 10 का मतलब क्या आ गया हमारे पास, नियॉन, 288 का मतलब आर्गन। तो दोनों ही केस में नोबल गैस तो कॉन्फ़िगरेशन तो अचीव करी है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एक के केस में अगर लूज करके कर रहा है तो एक के केस में गेन करके कर रहा है। ये आपके पहली लाइन का मतलब था। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन एंड अ पॉजिटिव आयन इज एसोसिएटेड बाय गेन एंड लॉस, ये मैं आपको समझा चुका। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन फॉर्म्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विद ऑक्टेट विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम। बेटा हीलियम का क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली हीलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रखते हैं ना अपने पास। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खत्म तो हीलियम खत्म, क्योंकि हीलियम के बाद से तीसरी ऑर्बिटल ऐड होगी। तो जब तीसरी ऑर्बिटल है ही नहीं तो उसे ऑक्टेट करने की क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं। तो हीलियम किस में खुश है, ड्यूप्लेट में, हाइड्रोजन भी ड्यूप्लेट बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के पास ड्यूप्लेट बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ हीलियम जो दे रखा है वही चीज़ इसने बोल रखी है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि NaCl का जरा आप इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन देखेंगे तो क्लास 10th में भी आप लोगों ने किया था, यहाँ पर भी एक बार कर लेते हैं। Na के केस में इसने साफ साफ बोला है कि Na आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा। भाई Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो इस बात का क्या मतलब है कि सोडियम आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ तक पहुँचने में भी एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी हम लोग आगे देखेंगे, डायरेक्टली नहीं पहुँच जाते हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास Na से प्लस में आ गया, वो हमारे पास Na प्लस में हो गया। Na ने हमारे पास ये कहानी रची थी, तो Cl की कहानी कुछ और हो। Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बना रहा हो, लेकिन इन दोनों के बीच में आपके पास जो दिक्कतें आई हो कैसी आएगी, Na पॉजिटिव और Cl माइनस की। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगी, Na और Cl, इनके बीच जो बॉन्ड बना, अब वो कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस, यानी कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है, +1। तो बेसिकली जो इसकी आयनिक स्टेट है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इनका इलेक्ट्रोवैलेंस दिया है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को भी इसी के नाम पे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। याद रहे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों ही सेम बातें हैं, इनमें कोई अंतर है नहीं। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक गलती जो करते हैं, वो अगर करते हैं तो अब मत करना, क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हो। Na और Cl के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता। Na और Cl सिर्फ और सिर्फ इसी प्लस और माइनस चार्ज की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपके रहते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। तो आयनिक बॉन्ड के पास कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ नाम के लिए बॉन्ड है, क्योंकि वो किससे अटैच है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज, आप लोगों के पास जो आयनिक बॉन्ड है इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। बेसिकली ऐसा क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अटैच हो जाते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो चारों तरफ से हमारे पास फोर्स लगा रही होती है, इसलिए दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखने को पड़ती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यही चीज़ इन्होंने बोल रखी है। क्या, पहले इससे पहले इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कौशल और लुईस ने, कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, ये सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एट द सेम टाइम ही डिड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स डिड नॉट फिट इनटू दिस कॉन्सेप्ट्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे इस कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठे थे आयनिक कंपाउंड्स वाले केस में। तो उन्होंने कहा कुछ और भी बातें आएंगी, हम बता रहे हैं धीरे धीरे करके आगे करके। तो उन्होंने आगे बोला ऑक्टेट रूल, ध्यान से रखिए भैया। तो उन्होंने बोला केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसने बोला कि आप लोगों के पास जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करके, बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास लाइन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेयर। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में कि 8 इलेक्ट्रॉन को अगर उन्होंने कंप्लीट कराना है, बट एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका हालांकि लिथियम भी ड्यूप्लेट ही बनाता है, ठीक है, लिथियम भी जनरली ड्यूप्लेट में ही स्टेबल होता है, क्योंकि वो +1 दे के खत्म कर देता है, तो जनरली इसलिए जनरली ड्यूप्लेट बनाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स के लिए आपको क्या बनाना है, ऑक्टेट बनाना है। अब यहाँ पर इन्होंने जो अपनी बात रखी, जैसे यहाँ पे आपको बताया, उस बॉन्ड का नाम भी एक पड़ गया। मतलब जो अगला साइंटिस्ट आए वो कौन से थे, लैंगम्यूर साहब। लैंगम्यूर ने बोला कि भैया आपकी कहानी ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं जरा मैं उसको एक नाम दे देता हूँ। होता है ना, इस प्यार को क्या नाम दूँ, तो इस बॉन्ड को क्या नाम दूँ। तो उन्होंने इस बॉन्ड को क्या नाम दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, जो बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे थे। शेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से शेयरिंग हो, नहीं, दोनों के दोनों शेयर कर रहे होंगे और उसी वजह से हमारे पास बॉन्ड भी बना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं क्लोरीन का एटम उठाता हूँ, यानी कि Cl2 उठाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के आउटर मोस्ट शेयर में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को क्लोरीन के केस में दिखाई देंगे, राइट। और यहाँ पर भी आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होगी,
पहली बात तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब शेयरिंग के बाद की बात कर रहा है। ये नहीं कि इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, हमेशा 2 ही जाएंगे, जा भी सकते हैं, बट शेयरिंग के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो रहा होगा। उस लाइन का मतलब ये था। ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, हर बार पेयर शेयर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ का केस देखते हैं तो ये क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और पेयर मतलब 2। इस क्लोरीन को तो एक ही चाहिए ना, सिमिलरली इस क्लोरीन को भी एक ही चाहिए क्योंकि 7 तो इसके पास ऑलरेडी है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो शेयरिंग तो एक पेयर की हो गई ना। इस लाइन का मतलब ये होता है शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के बीच में शेयर है वो आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो इसलिए इसके पीछे हमारे पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। लेकिन हर बार शेयरिंग एक ही पेयर की हो ऐसा कंपलसरी भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों का CO2 का है या O2 का है। जैसे कि CO2 के कंपाउंड में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो भैया जी ये कहानी कुछ ऐसे होगी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, 4 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा। हालांकि चारों के चारों यहाँ से क्यों नहीं लिए, ये भी तो ले सकता चारों के चारों यहाँ से और यहाँ से एक भी ना ले। इसका रीज़न आपको कुछ समय बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन को, क्योंकि इस ऑक्सीजन को भी तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। पहली बात तो रीज़न तो अभी समझ लेते हैं, छोटा सा ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हर किसी को। तो अगर चारों इसके ले लेगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी दिक्कतें आ जाएंगी, वो हम लोग देखेंगे। अब देखो इस कार्बन की तुम्हें पता ही है, इस ऑक्सीजन की हमारे 2 शेयर होंगे, इस ऑक्सीजन के भी हमारे पास ये 2 शेयर होंगे और इस कार्बन के हमारे पास ये सारे शेयर। तो कार्बन ने यहाँ पर देखो क्या बनाया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनाया, ये भी डबल बॉन्ड। तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग ये है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पेयर शेयर हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो हमारे पास कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बात याद रखना, जैसे कि आप लोगों को कई किताबों में मिलेगा कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट 2 बॉन्ड मिलेंगे और आप लोग दोनों को सेम चल के मानेंगे, लेकिन वो गलत है। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट सेम बॉन्ड नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। हाँ, बनने के बाद कोई अंतर नहीं है उनमें, लेकिन बनने के दौरान उनमें अंतर आता है। क्या अंतर आता है, इसी के रेस्पेक्ट में समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ HNO3 नेगेटिव का। किसका एग्जांपल लिया बेटा मैंने, HNO3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं अगर इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आप ऐसे समझिए, पहले यहाँ पे कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो अभी हम लोग जब फॉर्मल चार्ज वगैरह करेंगे तब बहुत डिटेल में जानेंगे। बस अभी समझाने के लिए कि आपके पास ऑक्टेट क्या है, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्टेट कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बीच में लेके आ रहा हूँ, वरना इसको हम लोग बाद में देखेंगे। वेल, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे को इस तरीके से दिया गया है कि हमें और स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। तो नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव है ना, तो अभी के लिए क्या करो कि इस नेगेटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो नाइट्रोजन के ऊपर डाल दो अभी के लिए। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 का मतलब हमारे पास 1 2 3 4 और 5, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भी नाइट्रोजन के ऊपर थोप दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये भी 3 ऑक्सीजन है। N5 और 1 6 और 13 18 24 25, ये दिक्कत हो जाएगी, आप इस H को हटा दो। ऑड पेयर जो स्पीशीज है वो दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोग NO3 नेगेटिव लेते हैं। क्या दिक्कत करेगा, अभी हम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल जो आपके पास है उसमें भी ऑड पेयर स्पीशीज आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये कंपाउंड हो गया है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल देखिए, 1 2 3 4 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डिवाइड ले लें, 1 2 3 4 5, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर इसने इसके साथ शेयर करा है तो ऑक्सीजन भी शेयर करेगा कि भाई तू भी मेरे को 2 दे दे,
तो इसके 6 थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस नाइट्रोजन के अब जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है, और इसके पास और कोई बॉन्ड बनाने की इच्छा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। किस फॉर्म में आ चुका है, स्टेबल फॉर्म में। तो इन ऑक्सीजन को दिक्कत है ना अभी भी, ये ऑक्सीजन क्या कहेंगे, ये तुझे ही तो नहीं है, हमें तो जरूरत है, तू ठीक है अपनी जगह, तू स्टेबल हो गया, हमारा क्या। एक काम कर, तू हमारे मतले हम तेरे से ले लेते हैं, तू हमारे मतले हम तेरे से ले लेते हैं। भैया इसने क्या करा, ऑक्सीजन ने, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के बॉन्ड ले लिए। याद रहे, मैंने इस नाइट्रोजन का गोला इसके ऊपर नहीं मारा है, यानी कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के बॉन्ड नहीं लिए। जिस तरीके से मैंने नाइट्रोजन का गोला यहाँ पे मार रखा है इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर, मैंने इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर नाइट्रोजन का गोला नहीं दे रखा। इसका मतलब नाइट्रोजन ने इन ऑक्सीजन की शेयरिंग नाइट्रोजन ने नहीं लिया है, पर ऑक्सीजन ने तो लिया है, और ऑक्सीजन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। सिमिलर केस इसके साथ भी है, भाई इसको नहीं चाहिए, ये आ गया। अब यहां पर आपके पास जो मॉलिक्यूल बना है इसमें आपको दोनों बॉन्ड दिखाई दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी और कोवैलेंट भी। देखो बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि N और O जब दोनों ही आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉन बना रहे थे वो ये वाले हैं, लेकिन यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, यहां पर O नाइट्रोजन से छीन रहा है बेसिकली। यहां पर भी केस यही है, तो इसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है पहली बात, पर ये वाला डबल बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी इनके बीच में, पर क्या शेयरिंग हुई थी? तो ऐसे बॉन्ड जो प्रतीत होते हैं बनने के बाद कोवैलेंट, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, उन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दे प्रिज्यूम और इवन दे डिपिक्ट देमसेल्व्स एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड, बट कोवैलेंट नहीं होते। अब यहां पर ये डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं कोऑर्डिनेट। एक्चुअल में जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा। जैसे कि N और O में से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन छीन लेता है। तो कई किताबों में आप लोगों को ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाने का तरीका होता है। लैंगमुइर ने तो सिर्फ क्या दिया था हमारे पास? कोवैलेंट बॉन्ड। बट एक और बॉन्ड जिसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो आपके पास क्या आ जाता है इसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भले ही कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करे, लेकिन बनने का फॉर्मेशन यानी कि बनने का तरीका कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट का अलग अलग होता है। सर वो आपने जो ध्यान देके लिए बताया, लेकिन हाँ, अगर नाइट्रोजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो नहीं नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर यहाँ पे बेटा हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। आई मैंने मान के चला है कि आपके पास सेंट्रल एटम पे आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये रेजोनेंस में घूमेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। जब मैं अभी आपको फॉर्मल चार्ज के टॉपिक पे कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया तो आपके पास ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसी के स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रखे हैं, और लास्ट में दे रखा है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको पता पड़ जाता है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जैसे CH4 है, इसका स्ट्रक्चर तब आप बना ही सकते हैं आराम से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए और H के आउटर मोस्ट शेल में 1, तो ऐसे एक H, फिर ये एक H, फिर ये एक H और फिर ये एक H। ये कहानी आती है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कार्बन एक एक बॉन्ड बना रहा है सबसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, बेसिकली सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को सिंपल वाले कंपाउंड के लिए, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अभी तो आप लोगों को और खेल समझना पड़ेगा। जैसे नेगेटिव आ गया, लेकिन सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर थोड़े बनेंगे। CO3 2 नेगेटिव देखोगे अभी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बोलता है फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया था कि यहाँ पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करूँगा तो 5 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 18 इसके प्लस 1 इसका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बेटा नेगेटिव का मतलब क्या है, स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये आपने देखा था क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन किया तो Cl नेगेटिव, राइट। लेकिन हमारे पास ये कहानी हमारे पास तब आएगी जब नेगेटिव चार्ज होगा।
लेकिन पॉजिटिव चार्ज में ऐसा होगा? पॉजिटिव चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज में एक माइनस करना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब होगा जो उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल CO3 टू नेगेटिव का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आए हैं, ठीक है। NH4 पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये भी बताया जाता है कि इनकी पोजीशन क्या होती है। तो देखो NCERT आगे कहती है knowing the chemical symbols of the combining atom and having knowledge of skeletal structure it is easy to distribute the total number of electron। जब आप स्ट्रक्चर गैस कर लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रही ना। अब ये सब बनाना शुरू कर लोगे, अभी तो प्रैक्टिस में जब लेके आओगे तब आप स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से लास्ट लाइन बोलता है फॉर एग्जाम्पल इन NF3 एंड CO3 टू नेगेटिव नाइट्रोजन कार्बन आर सेंट्रल एटम वेयर एज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। तो यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, बाकी इसमें क्या आ गए? टर्मिनल पोजीशंस पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास एक जो चीज़ पूछी जाती है वो है आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्या है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बेटा जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के बॉन्ड बनाने में यूज हो गए वो आपके पास काउंट करे जाएंगे इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये इसके कितने हैं? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अरे एक बॉन्ड का मतलब कितना होता है बेटा? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अनबॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन देखना, ये और ये बॉन्ड नहीं बना रखे ना, ऐसे ही पड़े। इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें हम लोग? लोन पेयर। लोन पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है? जो अभी भारी भरकम मात्रा में बचे हुए हैं। लोन का मतलब क्या है? तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी को दे सकते हो। तो इन क्लोरीन के पास ही तो बॉन्ड है, किसी को चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन पेयर में ही जाएंगे हमेशा। तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पेयर तो 3 ही है, पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो ये तुमसे पूछा जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे NO का और NO2 नेगेटिव का, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जो आपकी NCERT का प्रॉब्लम नंबर 4.1 और 4.2 है। तो NO2 नेगेटिव, तो उसने इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास कैसे आएंगे बेटा? 5 + 12 + 1, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 18, राइट। और इसका स्ट्रक्चर बनाने को कहेगा तो हमने तो NO3 का बना दिया, तो सिंपल हो जाएगा आपके पास। एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। क्योंकि एक नेगेटिव हम लोग फिर से मान के चलेंगे इसके पास आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इम्प्लीकेशन था, इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? फॉर्मल चार्ज है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।